नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका परीक्षा.com पर। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, अगर आप हिंदी प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में पता होना चाहिए कि हम जिस भाषा को बोलते हैं आखिरकार उस भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। जैसे अगर आप शुरुआत से देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाके हिंदी व्याकरण की सूची में जाके आप क्रम वाइज वीडियो देख सकते हैं। तो टाइम को ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए हम सीधे चलते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में। तो पहली वीडियो में मैंने बताया था कि हम आर्यंस आए कैसे, ठीक है ना, कहाँ से आए, मध्य एशिया से आए। किसी ने कहा कि हम आर्कटिक रीजन से आए, किसी ने कहा हम तिब्बत से आए। ये मैंने पहली वीडियो में बताया, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, आर्यंस आर्य भाषा को लेके आए। आर्य भाषा ही संस्कृत में बाद में तब्दील हो गई, फिर पाली से प्राकृत, फिर अपभ्रंश से भी धीरे धीरे उसके कई सारे भाग हुए। ये हम आगे क्लासिफिकेशन जब पढ़ेंगे अपभ्रंश का तो उसमें बताएंगे। ठीक है, विद्वानों ने 3 काल में बांटा है इसको। ठीक है, तो सबसे पहले प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, ठीक है, और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ये डिस्कस कर दिया, आप इसको आगे लिख लेना क्योंकि बोर्ड जो है छोटा है हमारा। ठीक है, तो टाइम पीरियड की बात करें तो इसका टाइम पीरियड है 1500 से 500 BC का। ठीक है, इसका मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का टाइम पीरियड है 500 BC से 1000 BC का। ठीक है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का टाइम पीरियड 1000 AD से अब तक का। अब बहुत से बच्चों के कन्फ्यूजन रहता है BC क्या है। BC यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले का समय BC कहलाता है, और AD वर्थ के बाद का समय कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं एना डोमी AD। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को भी 2 भागों में बांटा गया है। इसमें वैदिक संस्कृत लिखे गए, लौकिक संस्कृत लिखे गए। ठीक है, लौकिक का मतलब होता है कि हम आम बोलचाल जो भाषा होती है उसमें हम साहित्य लिखने लगें तो वो क्या लौकिक साहित्य ही क्या कि मैं आगे चल के एक साहित्य का रूप ले लेता है। जब वो कवि या लेखक उस बोलचाल की भाषा है उसमें अगर क्या कि मैं अपने साहित्य लिखने लगें तो वो साहित्य में रूप परिवर्तन उसका हो जाता है। ठीक है, तो वैदिक संस्कृत का जो टाइम पीरियड है वो 1500 से लेके 1000 BC का माना जाता है। इसमें भी बहुत सारे मतभेद हैं कि जो हमारी वेद लिखे गए वो इस बीच ना हो के, किसी ने बोला बाल गंगाधर तिलक ने बोला कि 600 BC में लिखे गए, लेकिन मैक्स मुलर ने बोला कि 1200 से 1000 के बीच में वेद लिखे गए। वेद में भी ऋग्वेद लिखा गया है केवल इस टाइम पीरियड में। तो हम उन चीज़ों पर नहीं जाएंगे, ये इतिहास का मुद्दा है। ठीक है, केवल हमें इतना ध्यान रखना है जो वैदिक संस्कृत का टाइम पीरियड है वो कितना 1500 से 1000 BC का। लौकिक संस्कृत का टाइम पीरियड है 1000 BC से 500 BC का। ठीक है, अब अष्टाध्यायी कुछ नहीं है, एक संस्कृत व्याकरण है जो महर्षि पाणिनि द्वारा रचित है। ठीक है, तो देखेंगे अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण का अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। इसका माना जाता है कि ये लगभग पूर्व वैदिक समय के टाइम में ही लिखी गई है, जिसका टाइम पीरियड 1500 से 1000 BC के बीच का है। ठीक है, जिसमें ऋग्वेद लिखा गया है, उसी समय का ये अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा रचित है। ठीक है, और अब देखेंगे वार्तिक ग्रंथ। वार्तिक ग्रंथ क्या है, हम महामुनि कात्यायन द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, वार्तिक ग्रंथ में कुछ नहीं है। ये जो पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा था इसमें जो सूत्र लिखे थे उनके बारे में वर्णन दिया गया, उनका क्या मतलब है ये हमें कात्यायन ने बताया है कि उन सूत्रों का क्या मतलब है। ठीक है, उसके बाद महाभाष्य ग्रंथ लिखा है भगवान पतंजलि ने। ठीक है, भगवान पतंजलि ने इसमें क्या किया महाभाष्य के अंदर है आपके जो पाणिनि ने सूत्र लिखे हुए अष्टाध्यायी में और कात्यायन ने वार्तिक में संयुक्त करने के बाद उसका एक्चुअल वर्णनात्मक क्या मीनिंग निकलता है ये हमें भगवान पतंजलि ने बताया। कुछ विद्वानों का मानना है कि अष्टाध्यायी मैंने बताया वैदिक टाइम में लिखी गई, यानी जब वेद लिखे गए, यानी 1000 से 1500 से 1000 BC के समय के बीच का है। और वार्तिक कुछ बताते हैं कि आपका उत्तर वैदिक काल में लिखा गया है, जिसमें कि 1000 BC से 500 BC का टाइम पीरियड माना जाता है। ठीक है, महाभाष्य के बारे में बताया जाता है कि भगवान पतंजलि का, अगर आपने इतिहास पढ़ा हो, मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा हो, तो मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है, और जो मौर्य साम्राज्य के सबसे लास्ट शासक रहे भरतरथ, उनके जो कमांडर इन चीफ जिनका नाम पुष्यमित्र सिंह था, जिन्होंने शुंग साम्राज्य की स्थापना की, उन्होंने जब अश्वमेध यज्ञ कराया तो उसमें पतंजलि द्वारा ही बताया जाता है कि अश्वमेध यज्ञ भगवान पतंजलि द्वारा ही कराया गया।
तो उनका टाइम पीरियड 185 BC के आसपास का माना जाता है, जब ये आपके मौर्य साम्राज्य का जो पतन हुआ था। ये लास्ट जो बृहद्रथ जिनकी हत्या की गई थी उनका समय 185 BC के आसपास का होता है। तो ये माना जाता है कि ये मौर्य साम्राज्य के बाद लिखा गया होगा महाभाष्य। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के बारे में बताया। अब चलते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, जिसका टाइम पीरियड बताया गया 500 BC से 1000 AD का। इसको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा को। सबसे पहले प्रथम प्राकृत काल, जिसमें पाली अपने चरम पर गई, उसका टाइम पीरियड माना जाता है 500 BC से पहली शताब्दी तक। तो पाली को हम क्या कहते हैं प्रथम देश भाषा के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि इसका कारण ये है कि संस्कृत से सीधे पाली गई। यानी जो संस्कृत क्या है, एक टिपिकल लैंग्वेज है। ठीक है, जो बड़े बड़े विद्वान और जो ज्योतिषाचार्य या जो पंडित होते थे वही केवल इसका यूज करते थे। बाकी जो आम लोग जिनके पास इतना समय नहीं था कि वो क्या कहते हैं संस्कृत को पढ़ सकें, क्योंकि बहुत से लोग किसानी करते थे, व्यवसाय करते थे। तो उस समय क्या हुआ कि एक लोकल भाषा जो है उत्पन्न होने लगी, तो वो पाली कहलाई। पाली क्या प्रथम देश भाषा भी कहलाई, क्योंकि आम जनमानस की ये भाषा बन चुकी थी। तो पाली में ही गौतम बुद्ध के क्या में जैसे कि जातक कथाएं और ये विनय पिटका, सूत पिटका, एकदम पिटका भी किस में है, पाली लैंग्वेज में, जिसमें महावीर के उपदेश बताए हैं जातक कथाओं में। जातक कथाओं में क्या है कि उनके जन्म की क्या 400-500 के करीब स्टोरियाँ बताई हैं। ठीक है, अब देखते हैं द्वितीय प्राकृत काल। द्वितीय प्राकृत काल में कौन सी लैंग्वेज अपने चरम पर गई, प्राकृत, जिसका टाइम पीरियड बताया जाता है पहली शताब्दी से 500 AD तक का। तो इसमें महावीर जैन के क्या कहते हैं उपदेश लिखे गए हैं, उनके क्या कहते हैं कैसा जीवन था, कैसा चरित्र था, वो किस में लिखा गया, प्राकृत में। ठीक है, उसके बाद तृतीय प्राकृत काल में आते हैं, जिसमें कौन सी भाषा अपने चरम पर गई, अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंश को आदि काल भी कहा जाता है, वीरगाथा काल भी कहा जाता है, क्योंकि उसका कारण ये है कि जो राजाओं ने जिन लेखकों, जिन कवियों को अपना आश्रय दिया था, उन कवियों और लेखकों ने क्या किया था, उन राजाओं के शौर्य के बारे में वीर रस में क्या में रचनाएं रची। ठीक है, तो आधुनिक काल, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 AD से अब तक का समय, जिसमें अपभ्रंश के बहुत सारे टुकड़े हो गए। ठीक है, जैसे शौरसेनी अपभ्रंश, मगधी अपभ्रंश, अर्धमागधी, खस, ब्राह्मण और पैसाची। ठीक है, हमारी जो बोली है जैसे खड़ी भाषा, जो हम जिसको राजभाषा भी बोलते हैं, वो कहाँ से निकली है, शौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। जब हम ये इनके वर्गीकरण करेंगे, इन सब का अपभ्रंश की जो उपभाषाएं निकली उनका वर्गीकरण करेंगे, जब आपको हम ये बताएंगे। ये हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास में ही मैं इन सब के बारे में आपको बताऊं, कौन कौन सी भाषा कहाँ बोली जाती है, हरियाणवी, छत्तीसगढ़ी, मगधी, भोजपुरी। ठीक है, बहुत सारी 18 बोलियां हैं, उनके बारे में हम आगे क्लासिफिकेशन करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद नहीं आई तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद, आप देख सकते हैं।